एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टोरी मग में। चलिए आपको ले चलते हैं रहस्य और रोमांच की दुनिया में। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक ऐसा राजा हुआ करता था जो अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। वह जनता से तरह तरह के कर वसूलता, उनकी मेहनत की कमाई छीन लेता और सोना चांदी बहुमूल्य रत्नों का ढेर लगाता चला गया। उसके पास इतनी दौलत इकट्ठी हो गई थी कि अब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि इस दौलत का करे तो क्या करे। एक दिन उसने अपने राज्य के सबसे कुशल कारीगरों को राजमहल में बुलाया। बड़े बड़े कलाकार, सुनार, शिल्पकार, मूर्तिकार सब उसके सामने खड़े थे। राजा ने आदेश दिया, ऐसा विशालकाय पेड़ बनाओ जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाए। पेड़ का तना शुद्ध हीरे का होगा, उसकी शाखाएं लाल मणियों से बनाई जाएंगी, पत्तियां चमकीले पन्ने की होंगी और पेड़ पर लटकने वाले फल असली मोतियों से बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, उस पेड़ की पत्तियां इतनी घनी होनी चाहिए कि सूरज की एक भी किरण उनके बीच से न गुजर पाए। राजा की यह बात सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। लोग दहशत में थे, हर किसी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। लोग कहने लगे, कृष्ण जब तक यह पेड़ बनकर तैयार होगा तब तक राजा हमारी आखिरी पूंजी तक छीन लेगा, हमें नंगा करके भूखा प्यासा तड़पाकर मार डालेगा। लेकिन राजा के दरबार में किसी को उसकी बात पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं थी। जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता, राजा उसे कड़ी सजा देता। किसी की गर्दन कटवा दी जाती तो किसी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता। इस तरह राजा ने प्रजा की हर आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी। करीब 7 साल की कड़ी मेहनत और बेहिसाब दौलत लुटाने के बाद आखिरकार वह अद्भुत पेड़ तैयार हुआ। पूरे राज्य में ऐसा पेड़ किसी ने कभी नहीं देखा था। राजा का हुक्म था कि उसका सोने का पलंग उसी पेड़ के नीचे लगाया जाए। अब राजा रोज रात उसी पेड़ के नीचे सोता। उसकी आंखों के ऊपर हीरे की टहनियां लहरातीं, पन्ने की पत्तियों से छनकर हल्का सा अंधेरा उसके चेहरे पर गिरता और मोतियों के फल चांदनी में चमकते। एक सुबह राजा की नींद खुली, आंखें आधी खुली थीं कि उसने अपने दाहिने गाल पर हल्की हल्की गर्मी महसूस की। गर्मी और चमक से अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसने नजरें उठाकर ऊपर पेड़ की ओर देखा। उसकी नजर उस चमकीले पेड़ की हरी पत्तियों के बीच बने एक छोटे से छेद पर पड़ी। उस छेद से नीला आसमान झांक रहा था और सूरज की एक पतली किरण ठीक उसके गाल पर पड़ रही थी। यह देखकर राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह जोर से गुस्से में बोला, किसी ने मेरे बेशकीमती पेड़ की एक पत्ती चुरा ली है। जरूर कोई चोर रात में आया होगा। राजा ने तुरंत ऐलान किया, जो भी उस चोर को पकड़कर मेरे सामने लाएगा उसे सिर से पांव तक सोने में तौल दूंगा। राजा के सबसे खास मंत्री ने आगे बढ़कर सुझाव दिया, महाराज, अगर आज रात इस पेड़ के चारों तरफ 40 सशस्त्र पहरेदार तैनात कर दिए जाएं तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। चोर चाहे जितना चालाक हो, पकड़ा जरूर जाएगा। मंत्री की यह बात राजा को पसंद आई। उसने तुरंत आदेश दिया कि रात होते ही पेड़ के चारों तरफ 40 सिपाहियों को तैनात कर दिया जाए। सबके हाथों में चमचमाती तलवारें हों, आंखों में चौकन्नापन रहिए और एक भी हरकत नजरअंदाज न की जाए। रात होते ही राजा का अनमोल पेड़ चारों ओर से कड़ी सुरक्षा में घिर गया। सिपाही अपनी अपनी जगह खड़े हो गए, हाथों में नंगी तलवारें, आंखों में चौकसी, मानो हर हलचल पर उनकी नजर थी। धीरे धीरे रात का अंधेरा और गहराने लगा। ठंडी हवा पेड़ की पन्ने जैसी पत्तियों से टकराकर हल्की सरसराहट पैदा कर रही थी। मोतियों जैसे फल चांदनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे आकाश से तारे उतर आए हों। समय बीतता गया, लेकिन जैसे ही रात गहराई, पहरेदारों की आंखों पर नींद का बोझ बढ़ने लगा। एक एक करके सभी सिपाही खड़े खड़े ही ऊँघने लगे। कुछ की गर्दनें ढलकीं तो कुछ की आंखें बंद होने लगीं। थोड़ी ही देर में चारों ओर सन्नाटा पसर गया। हथियार हाथ में थे मगर उनकी पकड़ ढीली हो चुकी थी। सुबह की हल्की रोशनी जब राजा के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली। उसने उठते ही आदतानुसार ऊपर पेड़ की ओर देखा, लेकिन यह क्या, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। पेड़ की पत्तियों के बीच जो छोटी सी जगह कल रात नजर आ रही थी वह अब पहले से दोगुनी हो चुकी थी, जैसे किसी ने और पत्तियां तोड़ ली हों। चमकीले हरे पत्तों के बीच आसमान का नीला टुकड़ा और बड़ा हो गया था। राजा का गुस्सा बेकाबू हो गया।
उसका चेहरा तमतमा उठा, आंखों में खून उतर आया। गुस्से में उसकी मुट्ठियां भींच गईं और सिर के बाल भी जैसे सुइयों की तरह खड़े हो गए। वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और दहाड़ते हुए बोला, जल्लाद, जल्लाद! उसकी गरजती आवाज पूरे महल में गूंज उठी। देखते ही देखते काले कपड़ों में सिर से पांव तक ढके हुए 14 जल्लाद दौड़ते हुए हाजिर हो गए। उनके हाथों में भारी तलवारें थीं जो सुबह की रोशनी में चमक रही थीं। उनकी आंखों में न भाव था न दया, बस राजा का आदेश सुनने की इंतजार कर रहे थे। एक स्वर में उन सब ने ऊंची आवाज में पूछा, आदेश दें महाराज, किसका सिर धड़ से अलग किया जाए? राजा ने क्रोध में कांपते हाथ से उन पहरेदारों की ओर इशारा किया जो रात भर पेड़ की रखवाली कर रहे थे। इन सबको खत्म कर दो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। राजा की आवाज पूरे महल में गूंज गई। उसी समय मंत्री ने आगे बढ़कर विनम्र स्वर में कहा, महाराज, अगर हर दिन अपने ही सिपाहियों की गर्दन कटवाते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में आपकी पूरी सेना खत्म हो जाएगी। ऐसा करना उचित नहीं होगा। मेरी सलाह है कि इन्हें मारने के बजाय जिंदा ही जमीन में गड़वा दिया जाए और इनकी जगह नए पहरेदार तैनात कर दिए जाएं। राजा ने मंत्री की बात सुनी और कुछ क्षण सोचा, फिर उसने सिर हिलाया और आदेश दिया, ठीक है, इन सबको जिंदा ही जमीन में गाड़ दो और नए पहरेदारों को तैनात करो। इस बार मेरी दौलत पर नजर डालने वाले की खैर नहीं। राजा की यह आज्ञा सुनकर सिपाहियों के चेहरों पर भय की लहर दौड़ गई। हर किसी को लग रहा था जैसे मौत अब उनसे बस एक कदम दूर है। उन 40 पहरेदारों को जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया गया। किसी ने चीख भी न मारी, क्योंकि राजा का खौफ उनकी सांसों से भी बड़ा था। महल के अंदर सन्नाटा पसरा था, लेकिन इस डरावने सन्नाटे को सबसे बड़े राजकुमार की आवाज ने तोड़ा। सबसे बड़े राजकुमार ने अपने पिता के सामने आकर सिर झुकाया और बोला, पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो आज रात पेड़ की रखवाली मैं करूं। मैं आपको वचन देता हूं, उस चोरी करने वाले को जरूर पकड़ूंगा। राजा ने बेटे की बात सुनी और कुछ पल सोचने के बाद सिर हिला दिया, ठीक है, पर याद रखना, अगर नाकाम हुए तो तुम्हारी भी खैर नहीं। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा। महल के बाहर वही अनमोल पेड़ अपनी जगह खड़ा था। उसकी पत्तियां हवा में हल्की सरसराहट कर रही थीं, जैसे किसी आने वाली अनहोनी का संकेत दे रही हों। सबसे बड़ा राजकुमार कमर में तलवार बांधे, आंखों में आत्मविश्वास लिए पेड़ के नीचे पहरा देने जा पहुंचा। शुरू शुरू में तो उसकी नजरें हर तरफ दौड़ रही थीं। हर पत्ता, हर शाख, हर छाया पर उसकी निगाहें थीं। लेकिन जैसे जैसे रात गहराई, ठंडी हवा शरीर से टकराने लगी, वैसे वैसे उसकी पलकें भारी होने लगीं। उसने खुद को झकझोरा, बार बार पानी के छींटे मारे, लेकिन आधी रात के बाद उसकी आंखें नींद से बोझिल हो गईं और कब उसकी पीठ पेड़ से टिक गई और आंखें बंद हो गईं, उसे खुद भी पता नहीं चला। सुबह हुई तो राजा हमेशा की तरह सबसे पहले अपने अनमोल पेड़ को देखने आया। ऊपर नजर उठाई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ की पत्तियों के बीच जो छोटा सा सुराख कल रात था, वो अब कई गुना बड़ा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी की पूरी डालें ही गायब कर दी हों। गुस्से में राजा का चेहरा लाल पड़ गया। बिना एक पल गंवाए उसने सबसे बड़े बेटे को मौत की सजा सुना दी। राजा का दूसरा मंझला बेटा यह सब देख रहा था। वह आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, पिताजी, आज रात मुझे इजाजत दीजिए। अगर मैं भी नाकाम रहा तो बड़े भैया के साथ मेरी भी गर्दन कटवा दीजिएगा। राजा ने उसे भी मौका दे दिया। रात होते ही मंझला राजकुमार भी पेड़ के नीचे पहरा देने जा पहुंचा। चांदनी रात में पेड़ का हर पत्ता चुपचाप खड़ा था, मानो आने वाली मुसीबत को भांप रहा हो। राजकुमार तलवार हाथ में लिए इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। रात का पहला पहर बीता, दूसरा पहर भी बीत गया, लेकिन जैसे ही आधी रात का समय हुआ, उसकी आंखों पर भी नींद का बोझ चढ़ने लगा। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कब उसकी आंखें मुंद गईं, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने पेड़ को छुआ, तो राजा ने हमेशा की तरह ऊपर देखा। अब तो पत्तियों के बीच बनी खाली जगह थाली जितनी बड़ी हो चुकी थी। राजा की आंखों में खून उतर आया। गुस्से में उसकी सांसें तेज हो गईं, चेहरा तमतमा उठा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी चर्बी का टुकड़ा उसकी गर्दन में फंस गया हो।
जिसे न निगल सकता है न उगल सकता है। राजा दहाड़ा, झल्लाद। उसकी आवाज से महल की दीवारें कांप उठीं। झल्लाद तलवारें लिए भागे भागे हाजिर हुए। तभी सबसे छोटा राजकुमार आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अलग ही चमक। उसने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, अगर आज्ञा हो तो आज रात मैं अपनी धनुष बाण लेकर इस पेड़ की रक्षा करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं, चोर को तीर से भेद दूंगा और कल सुबह आपके कदमों में उसे पेश करूंगा। राजा ने कुछ पल छोटे बेटे को देखा और फिर सिर हिला दिया। ठीक है, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। रात होते ही सबसे छोटा राजकुमार धनुष और तरकश लिए पेड़ के नीचे जा पहुंचा। उसकी आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थीं। हर हलचल, हर सरसराहट पर उसकी नजर थी। आधी रात होने को आई। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन नींद का हल्का हल्का बोझ उस पर भी चढ़ने लगा। उसने खुद को जगाए रखने के लिए कमर से छोटी छुरी निकाली और अपनी एक उंगली हल्की सी काट दी। फिर उस जख्म पर मिर्च नमक रगड़ दिया। दर्द की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई और नींद कोसों दूर भाग गई। रात और गहरी होती गई। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ उसकी सांसों की आवाज और कभी कभी बहती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक रात के आखिरी पहर में कहीं से एक अजीब सा परिंदा उड़ता हुआ आया। उसका आकार किसी साधारण चिड़िया से कहीं बड़ा था। पंख सुनहरे थे, आंखें लाल जैसे जलते अंगारे। वो सीधे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठ गया। वह परिंदा सिर से लेकर पंजों तक एकदम अनोखा था। उसकी चोंच से लेकर पंखों और पंजों तक पूरा शरीर अलग अलग रंगों और चमकने वाले अनगिनत कीमती रत्नों से भरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे किसी कारीगर ने सोने, चांदी और रंग बिरंगे हीरों से उसकी काया को तराशा हो। जैसे ही वह उस अनमोल पेड़ की एक ऊंची टहनी पर बैठा, उसने एक मीठी तान छेड़ दी। उसकी चहचहाहट ऐसी थी जैसे आसमान से अमृत बरस रहा हो। पूरा महल, बगीचा, यहां तक कि जमीन और आसमान भी उसकी आवाज से गूंज उठे। पेड़ के नीचे खड़े छोटे राजकुमार की आंखें उस अनोखे परिंदे पर टिक गईं। ऐसा दुर्लभ जीव उसने कभी न देखा था। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि राजकुमार का मन उसे देखने में ही खो गया। मन में एक द्वंद्व छिड़ गया, क्या इस अद्भुत जीव को मारना सही होगा? पर पिता का आदेश याद आते ही उसने खुद को संभाला, अपने मन को कठोर किया और तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा लिया। हालांकि तीर चलाते समय उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसकी उंगलियों में एक अजीब सा डर और झिझक भर गई थी। शायद उस परिंदे की सुंदरता और उसके सजीव संगीत ने राजकुमार के मन में एक कोमल भाव भर दिया था। उसने निशाना लगाया, लेकिन तीर सीधा परिंदे के सीने में नहीं लगा। वो सिर्फ उसके एक पंख को छूकर निकल गया। एक सुनहरा, रत्नों से जड़ा पंख धीरे धीरे लहराता हुआ नीचे आ गिरा और वह चमकता परिंदा फड़फड़ाता हुआ आसमान की ओर उड़ गया। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरणें महल के आंगन में उतरीं, राजा हमेशा की तरह सबसे पहले पेड़ के पास आया, लेकिन आज का दृश्य अलग था। सामने छोटा राजकुमार खड़ा था, एक हाथ में धनुष और तीर पकड़े हुए और दूसरे हाथ में वह अद्भुत पंख लिए हुए। पंख की चमक इतनी तेज थी कि सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ रही थी। राजा हैरानी से अपने बेटे की ओर देखने लगा। छोटे राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, यही वह परिंदा है जो हर रात हमारे अनमोल पेड़ की पत्तियां तोड़कर ले जाया करता था। मैं उसे पूरी तरह मार नहीं सका, क्योंकि उसकी चहचहाहट इतनी मीठी और लुभावनी थी कि मेरे हाथ कांप गए। मगर यह देखिए, उसका एक पंख मैं गिराने में सफल हुआ। राजा ने धीरे धीरे आगे बढ़कर वह पंख अपने हाथ में लिया। जैसे ही उसकी नजर उस पंख पर पड़ी, उसकी आंखें फैल गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। यह कोई साधारण पंख नहीं था। यह रत्नों से जड़ा हुआ, असली सोने और चांदी में गूंथा हुआ ऐसा अनमोल पंख था जिसकी कीमत राजा के पूरे खजाने से भी ज्यादा थी। राजा ने अपनी उंगलियों में उस पंख को घुमाकर देखा। उसकी चमक से आंखें चूंधियां गईं। वह समझ गया कि यह पंख किसी साधारण जीव का नहीं, बल्कि किसी दिव्य रहस्य का हिस्सा है। राजा की आंखों में खुशी की चमक आ गई। इतने कीमती रत्न और सोना जितना वह अपने पूरे राज्य से 7 वर्षों तक कर वसूल कर भी इकट्ठा नहीं कर सकता था, वह दौलत इस एक पंख में समाई थी। उसने तुरंत खुशी खुशी आदेश दिया कि जमीन में गाड़े गए सारे सैनिकों को बाहर निकाला जाए
और उन्हें रिहा कर दिया जाए। साथ ही अपने दोनों बड़े बेटों को भी माफ कर दिया। उसी दिन राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो कोई भी उस अद्भुत परिंदे को पकड़कर मेरे पास लाएगा, उसे मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। वह मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा और पूरे राज्य पर मेरे साथ राज्य करेगा। लेकिन अगर वह परिंदा कोई भी पकड़कर नहीं ला सका, तो मैं इस पूरे नगर को आग में झोंक दूंगा। राजा की गर्जना पूरे महल में गूंज उठी। दरबार में खड़े हुए बड़े राजकुमार और मंझले राजकुमार ने तुरंत अपने सीने पर हाथ रखा, सिर झुकाकर राजा का अभिवादन किया और बोले, पिताजी, अगर आज्ञा दें तो यह काम हम पूरा करेंगे। हम उस परिंदे को पकड़कर आपके सामने लाएंगे। राजा ने सहमति में सिर हिला दिया। दोनों राजकुमारों ने तुरंत अपने कीमती राजसी वस्त्रों को उतारकर साधारण व्यापारियों जैसे कपड़े पहन लिए। फिर अपनी अपनी तलवारें कमर में खोस लीं, जरूरी सामान बांधा और अपने शानदार घोड़ों पर सवार होकर नगर से बाहर निकल गए। 3 दिन बीत गए, लेकिन दोनों राजकुमारों का कोई पता नहीं चला। इधर महल में बैठे छोटे राजकुमार के मन में भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके दिल में ख्याल आया, मेरे दोनों भाई उस अद्भुत परिंदे को पकड़ ही नहीं सकते, और अगर उन्होंने नाकामयाबी पाई तो पिता सचमुच गुस्से में पूरे नगर को आग लगाकर राख में बदल देंगे। मुझे भी कुछ करना चाहिए, चाहे पिता अनुमति दें या ना दें। यही सोचते हुए वह सीधे अपने पिता के पास पहुंचा। सिर झुकाकर बोला, पिताजी, मुझे भी इजाजत दीजिए। मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूं। मुझे बहुत इच्छा है कि उस अद्भुत परिंदे को आपके सामने लाकर रखूं। आप इजाजत दें या ना दें, मैं तो अब निकल ही पड़ूंगा। राजा अपने सबसे छोटे बेटे को खोने का खतरा उठाना नहीं चाहता था, मगर छोटे राजकुमार के दृढ़ संकल्प के आगे उसे झुकना पड़ा। मजबूर होकर राजा ने उसे अनुमति दे दी। छोटा राजकुमार तैयार हुआ, अपनी तलवार संभाली, घोड़े पर सवार हुआ और हवा से बातें करता हुआ नगर से बाहर निकल पड़ा। उसने अपने घोड़े को इतनी तेजी से दौड़ाया कि पूरा हफ्ता खत्म होते होते वह अपने दोनों भाइयों तक जा पहुंचा। अब तीनों भाई एक साथ सफर पर निकल पड़े। तीनों राजकुमार अपने घोड़ों पर सवार ऊंचे नीचे रास्तों और जंगलों से गुजरते रहे। कभी वे घने जंगलों से होते हुए बहते झरनों की आवाज सुनते, तो कभी खुली घाटियों में सूरज की रोशनी में नहाए पेड़ पौधों को निहारते। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन उनके दिलों में उस जादुई परिंदे को पकड़ने का संकल्प भरा था। चलते चलते एक दिन वे तीनों एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां से 3 अलग अलग रास्ते आगे वाले थे। यह जगह सुनसान थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस हवा के चलने से सूखे पत्तों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। रास्तों के किनारे 3 बड़े बड़े पत्थर रखे थे। पहले पत्थर पर लिखा था, जो इस रास्ते पर जाएगा वह जरूर लौट कर आएगा। दूसरे पत्थर पर लिखा था, जो इस रास्ते पर जाएगा उसे खतरों का सामना करना पड़ेगा। तीसरे पत्थर पर जो लिखा था उसने सबसे ज्यादा बेचैन कर दिया। उस पर लिखा था, जो इस रास्ते पर जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा। सबसे बड़े भाई ने पहला रास्ता चुना, मंझले भाई ने दूसरा रास्ता पकड़ा और सबसे छोटे भाई के हिस्से में तीसरा रास्ता आया। वही रास्ता जिसके पत्थर पर लिखा था, जो भी इस रास्ते पर जाएगा वह कभी लौटकर नहीं आएगा। मंझला भाई कुछ ही दूर चला था कि उसके दिल में डर बैठ गया। जंगल की घनी खामोशी, सूखे पत्तों की चरमराहट और रह रहकर सुनाई देने वाली किसी अनजानी आवाज ने उसके हौसले को चकनाचूर कर दिया। डर के मारे उसने अपना रास्ता छोड़ दिया और लौटकर बड़े भाई के साथ जा मिला। अब दोनों भाई साथ साथ चलने लगे। चलते चलते दोनों एक अजनबी नगर में पहुंचे। नगर की गलियां चहल पहल से भरी थीं, लेकिन दोनों की चाल में अब न वो जोश था और न कोई मंजिल की परवाह। दोनों ने अपने घोड़ों को एक पेड़ से बांधा और एक छोटी सी दुकान पर जाकर बैठ गए। गर्मी के कारण चेहरों पर पसीना छलक रहा था। दोनों ने दुकान से एक एक प्याला दही लिया और सड़क के किनारे धूप में बैठकर खाने लगे। दही खाने के बाद दोनों वहीं बैठकर आपस में एक दूसरे के बालों में कंघी करने लगे। यह बिल्कुल उसी तरह था जैसे थके हारे सफरियों को किसी मंजिल की परवाह न हो और वक्त काटने के लिए वे खुद को किसी भी काम में उलझा लें। बिल्कुल सामने ऊंची दीवारों और संगमरमर के झरोखों वाला एक भव्य महल खड़ा था। यही उस नगर का राजमहल था।
महल की ऊपरी मंजिल के बरामदे में खड़ी राजकुमारी बाहर का नजारा देख रही थी। उसकी नजर अचानक उन दोनों भाइयों पर पड़ी जो सड़क किनारे बैठे एक दूसरे के बालों में कंघी कर रहे थे। राजकुमारी का माथा तमतमा गया। उसे यह बेशर्मी और बदतमीजी लगी कि अजनबी राजकुमार उसके महल के सामने इस तरह बैठे हैं। गुस्से में उसने हाथ में पकड़ा हुआ आधा खाया हुआ सेब उन दोनों की ओर उछाल दिया। सेब हवा में लहराता हुआ सीधे बड़े भाई के सिर पर आकर लगा। बड़ा भाई चौंक कर ऊपर देखने लगा। जब उसकी नजर महल की छत पर खड़ी खूबसूरत राजकुमारी पर पड़ी तो उसका दिल जैसे एक पल को थम गया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, लगता है इस राजकुमारी को मुझसे प्यार हो गया है, तभी तो उसने मेरे लिए अपने हाथों से सेब फेंका है। यह सोचकर दोनों भाई वहीं बैठे रहे, यह उम्मीद करते हुए कि शायद राजकुमारी फिर कुछ इशारा करेगी। शाम ढलने को आई तो महल की एक सेविका उनके पास आई। उसकी आवाज में कठोरता थी। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम दोनों यहां क्यों बैठे हो? जाओ यहां से। राजकुमारी को यह सब पसंद नहीं है। अगर जल्दी नहीं गए तो राजकुमारी गुस्से में आकर सिपाहियों से तुम्हारी गर्दन कटवा देंगी। यह सुनकर दोनों भाइयों के होश उड़ गए। वे घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। अब वे उसी नगर में रहने लगे, लेकिन उनके पास ना कोई हुनर था और ना ही कोई काम। जो थोड़ा बहुत धन उनके पास था वह भी कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। अब हालत यह हो गई कि उन्हें रातें सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ रही थीं। आखिरकार पेट की आग ने उन्हें काम ढूंढने पर मजबूर कर दिया। बड़ा भाई एक चाय की दुकान में नौकर बन गया, जहां उसका काम था ग्राहकों को चाय और खाने का सामान देना। मंझला भाई एक तंदूर वाले के यहां काम करने लगा, जहां वह जलते चूल्हे में लकड़ियां डालता और रोटियां सेंकने में मदद करता। अब आइए आपको ले चलते हैं छोटे भाई की ओर। छोटे भाई ने अपना सफर बिना रुके जारी रखा। वह दिन रात लगातार चलता रहा। कभी किसी घने जंगल से गुजरता, कभी किसी तेज बहती नदी को पार करता, तो कभी वीरान रेगिस्तानों की तपती रेत में अपने घोड़े के खुरों के निशान छोड़ता। पहाड़ों की ऊंची नीची पगडंडियों पर घोड़ा संभालते हुए उसने कई बार अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन उसके हौसले में कमी नहीं आई। रास्ते में उसका जो भी भोजन था वह भी धीरे धीरे खत्म हो गया। अब उसके पास सिर्फ एक सूखी रोटी बची थी। भूख से बेहाल होते हुए भी उसने हिम्मत नहीं हारी और चलता रहा। आखिर कई दिनों के लंबे सफर के बाद वह एक सुंदर जगह पर पहुंचा। वहां एक नीला सा साफ पानी का झरना बह रहा था। झरने का पानी इतना साफ था कि उसकी तलहटी में पड़े पत्थर तक दिखाई दे रहे थे। पानी की ठंडी फुहारें हवा में घुलकर पूरे माहौल को ताजगी से भर रही थीं। झरने के किनारे एक विशाल चिनार का पेड़ खड़ा था, जिसकी छांव में ठंडी हवा बह रही थी। छोटे भाई ने अपने थके घोड़े को पेड़ के तने से बांधा और खुद झरने के किनारे बैठ गया। उसने अपने झोले से वो बची हुई सूखी रोटी निकाली और उसे झरने के ठंडे पानी में भिगोने लगा। जैसे ही उसने रोटी को पानी में डाला, उसके हाथ एक पल के लिए ठिठक गए। कुछ ही दूरी पर धरती से धूल का एक बादल तेजी से उठता हुआ दिखाई दिया। पहले तो समझ नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन जब धूल का गुब्बार थोड़ा साफ हुआ तो नजर आया एक विशालकाय लंगूर जो बिजली की तेजी से उसी ओर दौड़ा चला आ रहा था। राजकुमार की आंखों में डर तैरने लगा। उसने जल्दी से अपनी सूखी रोटी वहीं छोड़ दी और घबराकर पास के विशाल चिनार के पेड़ पर चढ़ने लगा। लंगूर दौड़ता हुआ आया और भूखे भेड़िए की तरह उस रोटी पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में रोटी उसके पेट में समा गई। राजकुमार पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठा हुआ था। डर के कारण उसकी सांसें तेज हो गई थीं। तभी लंगूर ने ऊपर नजर उठाई और इंसानों जैसी साफ जुबान में बोला, अरे ओ इंसान, नीचे आ जाओ। राजकुमार का कलेजा कांप गया। उसने सोचा, ये लंगूर रोटी खाकर भी भूखा है, अब मुझे भी खा जाएगा। ये सोचकर वह और ऊंची डाल पर चढ़ गया। नीचे लंगूर भी एक मोटी शाखा पर चढ़ आया और फिर बोला, अरे इंसान, नीचे आ जाओ। ये वो जगह है जहां आदमी चले तो उसके पांव जल जाएं और परिंदा उड़े तो उसके पर झुलस जाएं। ऐसे खतरे वाले इलाके में तुम क्या कर रहे हो? राजकुमार समझ नहीं पा रहा था कि इस लंगूर पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन आखिरकार थक हार कर वह धीरे धीरे नीचे उतर आया। नीचे आते ही लंगूर ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और पूछा, अब बताओ, यहां कैसे आना हुआ?
राजकुमार ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी पूरी कहानी लंगूर को सुना डाली। अपने पिता का आदेश, 3 रास्ते, भाइयों की कायरता और वो बुलबुल जिसकी खोज उसे इस अनजान सफर तक ले आई थी। अंत में उसकी आवाज में थकान और उदासी उतर आई। उसने कहा, अगर मैं उस बुलबुल को नहीं ढूंढ पाया तो मेरे पिता पूरे नगर को राख में बदल देंगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लंगूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कहते हैं जिसने तुम्हें एक बार रोटी खिलाई हो उसे 40 बार झुककर प्रणाम करना चाहिए। लंगूर ने सिर झुकाकर कहा, काश मैंने तुम्हारी वो रोटी ना खाई होती, लेकिन अब जब खा ही ली है तो तुम्हारे इस एहसान का कर्ज चुकाना मेरा फर्ज बनता है। चलो घोड़े पर सवार हो जाओ। किस्मत ने साथ दिया तो हम दोनों मिलकर उस बुलबुल को जरूर खोज निकालेंगे और तुम्हारे नगर को तबाह होने से बचा लेंगे। राजकुमार घोड़े पर चढ़ गया और लंगूर उसकी बगल में चलने लगा। दोनों का यह अजीब सफर शुरू हो गया। एक इंसान और एक बोलने वाला लंगूर, दोनों एक ही मकसद के लिए आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते वे एक बाग के सामने पहुंचे। यह बाग ऊंची ऊंची मजबूत दीवारों से घिरा हुआ था। दीवार इतनी ऊंची थी कि उसकी चोटी को आंख भरकर देखना भी मुश्किल था। घोड़े से उतरकर लंगूर ने कहा, सुनो, मैं इस दीवार के नीचे से एक सुरंग बनाऊंगा जो हमें अंदर तक ले जाएगी। तुम 5 दिन तक यहीं रुको। अगर मैं 5 दिन में लौट आया तो समझ लेना रास्ता मिल गया, और अगर मैं नहीं लौटा तो तुम वापस अपने राज्य लौट जाना। राजकुमार चुपचाप सहमति में सिर हिलाकर वहीं बैठ गया। लंगूर अपने मजबूत नुकीले पंजों से जमीन खोदने लगा। मिट्टी के ढेर लगते गए और सुरंग गहरी होती चली गई। 5 दिन बीत गए। राजकुमार एक एक पल उस लंगूर की प्रतीक्षा कर रहा था। 6ठे दिन सूरज की पहली किरण के साथ लंगूर वापस लौटा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर जीत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, मैंने सुरंग उस जगह तक खोद दी है जहां 7 पर्दों के भीतर कैद व सुरीली आवाज और अमूल्य रत्नों वाली बुलबुल बैठी है। फिर लंगूर ने चेतावनी देते हुए कहा, सुनो, सुरंग के उस छोर पर पहुंचकर पहरेदारों के सोने का इंतजार करना। जब वो गहरी नींद में सो जाएं, तब चुपके से वह पिंजरा उठा लेना और वापस इसी रास्ते लौट आना। लेकिन हां, याद रखना, पिंजरे पर जो 7 पर्दे पड़े हैं उन्हें बिल्कुल मत हटाना। चाहे कितनी भी तुम्हारी इच्छा हो, पर पर्दे मत हटाना। राजकुमार ने लंगूर की हर बात अच्छे से अपने मन में बैठा ली और जमीन के नीचे बनी उस सुरंग के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सुरंग में घना अंधेरा और ठंडक थी। दीवारों पर नमी चमक रही थी और जगह जगह टपकते पानी की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज रही थी। हर कदम संभल संभल कर रखना पड़ रहा था, क्योंकि कहीं भी पैर फिसल सकता था। काफी देर बाद जब सुरंग का दूसरा सिरा आया तो सामने वही बड़ा सा कक्ष नजर आया, जिसके बीचों बीच एक सुनहरा पिंजरा टंगा था। पिंजरे पर 7 रेशमी पर्दे पड़े हुए थे, जिन पर रंग बिरंगे चित्र बने हुए थे, जैसे कोई राजसी चीज हो। चारों तरफ 10 पहरेदार अपने अपने स्थान पर खड़े थे। हाथों में चमकती तलवारें और आंखों में सतर्कता दिख रही थी। राजकुमार चुपचाप कोने में छिपकर बैठ गया और पहरेदारों के सोने का इंतजार करने लगा। समय धीरे धीरे बीतता रहा और आखिरकार एक एक करके पहरेदारों की पलकें भारी होने लगीं। कुछ ही देर में सब पहरेदार गहरी नींद में डूब गए। उनके खर्राटों की आवाज पत्थरों से टकराकर गूंज रही थी। राजकुमार ने धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाए, सांसें हल्की कर लीं ताकि जरा भी आहट न हो। दबे पांव चलते हुए वह उन पहरेदारों के पास से गुजरा और आखिरकार पिंजरे तक पहुंच गया। पिंजरा हल्का था, लेकिन उसकी सजावट और उस पर पड़े पर्दे देखकर लग रहा था जैसे कोई बहुत अनमोल चीज इसमें कैद हो। राजकुमार ने पिंजरा उठाया और वापस लौटने ही वाला था कि अचानक उसके मन में एक शंका उठी, कहीं इस पिंजरे में कोई दूसरा परिंदा तो नहीं कैद है। यही सोचकर वह वहीं ठिठक गया। लंगूर की वो सख्त हिदायत उसे याद भी आई, पर इस शंका ने उसके हाथ रोक दिए। आखिरकार मन नहीं माना और उसने सबसे ऊपर का पर्दा हल्के से उठा दिया। पर्दा जरा सा ही उठा था कि भीतर से अचानक ऐसी मधुर लेकिन बेहद ऊंची चहचहाहट गूंजी कि सारा कक्ष गूंज उठा। यह आवाज इतनी तेज थी कि सोए हुए पहरेदार भी हड़बड़ाकर जाग गए। राजकुमार डर के कारण एक बेजान पत्थर सा बनकर वहीं खड़ा रह गया और उसके हाथ से पिंजरा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा।
गिरने की आवाज ने पहरेदारों का ध्यान और भटका दिया। पहरेदारों ने लपक कर राजकुमार को पकड़ लिया। उसके हाथ पीछे बांध दिए गए और घसीटते हुए उसे राजमहल ले जाया गया। महल में दीवाने खास में एक भव्य सिंहासन पर बैठा था वहां का राजा। सिर पर चमकता मुकुट, गले में सोने की मोटी मालाएं और चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ झलक दिख रही थीं। राजा ने कड़कती आवाज में आदेश दिया, इसे तुरंत सजा दी जाए। इसके दोनों हाथ कोहनी तक काट दिए जाएं, ताकि कोई और कभी भी हमारे इस बाग में कदम रखने की हिम्मत न कर सके। लेकिन तभी उसके मंत्री, जो काफी बुजुर्ग और समझदार था, आगे बढ़ा और बोला, महाराज, जरा ठहरिए। इतनी जल्दी सजा सुनाना उचित नहीं होगा। पहले इस युवक से यह तो पूछ लीजिए कि आखिर वह इस परिंदे को चोरी करने क्यों आया है। शायद इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो। राजा कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर सिर हिलाकर बोला, ठीक है, पूछो इससे। राजकुमार ने कांपती आवाज में बतना शुरू किया और धीरे धीरे अपने सफर की पूरी कहानी सुना डाली। अपने नगर का हाल, अपने पिता का आदेश, बुलबुल की खोज का कारण, सब कुछ एक एक करके कह सुनाया। जब राजकुमार चुप हुआ तो दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री ने झुककर राजा से कहा, महाराज, अगर हम केवल एक परिंदे के लिए इस बहादुर युवक का सिर काट देंगे तो हमारी बदनामी दूर दूर तक होगी। लोग हमें निर्दयी कहेंगे। बेहतर होगा अगर आप इसके सामने कोई ऐसा काम रखें जिसे पूरा करना इसके लिए बहुत ही कठिन हो। अगर यह सफल हो गया तो समझिए कि इसकी किस्मत का लिखा था, और अगर असफल हुआ तो प्रकृति खुद इसे सजा दे देगी। राजा को यह बात पसंद आई। उसने गंभीर आवाज में कहा, युवक, तुम्हें सजा देने की बजाय मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूं। अगर तुम इसे पूरा कर पाए तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा और यह बुलबुल भी तुम्हें सौंप दी जाएगी। राजकुमार चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। राजा ने आगे कहा, जिस दिशा में सूरज डूबता है उस दिशा में 9 महीने तक घोड़े पर चलते जाओ। वहां तुम्हें एक नगर मिलेगा। उस नगर के राजा की बेटी जो सोने के संदूक में सोती है, उसे मेरे पास ले आओ। अगर तुम यह काम कर लाए तो बुलबुल तुम्हारी होगी और तुम्हारी जान भी बच जाएगी। राजकुमार मन ही मन इस नई मुसीबत से घबरा गया, लेकिन कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। उसने सिर झुकाकर हामी भर दी और वहां से निकल पड़ा। लंबे सफर के बाद वह फिर उसी जगह पहुंचा जहां लंगूर इंतजार कर रहा था। राजकुमार ने लंगूर को सारी बातें बता दी, पहरेदारों का जागना, पिंजरा गिरना, राजा का क्रोध और अब यह नया मुश्किल काम। लंगूर ने धीरे से लंबी सांस ली और कहा, मैंने पहले ही कहा था उन पर्दों को मत हटाना। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अब आगे की तैयारी करनी होगी। चलो इस नए सफर पर निकलते हैं। शायद किस्मत अब भी तुम्हारा साथ दे दे। राजकुमार और लंगूर एक बार फिर नए सफर के लिए तैयार हो गए और इस बार उनकी मंजिल थी वो रहस्यमयी नगर जहां सोने के संदूक में राजकुमारी सोती थी। दोनों फिर घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े। रास्ता लंबा था, लेकिन उनका हौसला अडिग था। 9 महीने तक वे लगातार सफर करते रहे। कभी घने जंगलों से गुजरते तो कभी वीरान रेगिस्तानों से, कई बार तेज धूप तो कभी घनघोर बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिरकार लंबा सफर तय करने के बाद वे एक नगर के पास पहुंच गए। नगर के बाहर एक बड़ा खुला मैदान था जहां चारों ओर हरियाली फैली थी, लेकिन इस हरियाली के पीछे एक रहस्यमय सन्नाटा सा पसरा हुआ था। वहीं मैदान में उन्होंने डेरा डाल दिया। लंगूर बिना समय गंवाए जमीन पर बैठ गया और अपने नुकीले नाखूनों और तेज हाथों से मिट्टी खोदने लगा। दिन बीतते गए, रातें गुजरती रहीं। पूरे 9 दिन और 9 रातों की लगातार मेहनत के बाद लंगूर ने एक सुरंग तैयार कर ली। एक ऐसी सुरंग जो सीधे महल के भीतर जाकर खुलती थी। थका हारा निढाल सा दिख रहा लंगूर राजकुमार के पास लौटा और मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमार, मैंने महल तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर दिया है। अब तुम इस सुरंग से होकर सीधे महल में दाखिल हो सकते हो। लंगूर ने आगे समझाते हुए कहा, इस बार ध्यान रखना कि महल में सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक खुला दालान है। वहीं उस नगर के राजा की बेटी रहती है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। तुम्हें पहले सुरंग से निकलकर महल के अंदर 40 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। उसके बाद एक एक करके 40 कमरे पार करने होंगे। हर कमरे में नायाब सजावट और कीमती सामान सजा हुआ दिखाई देगा, लेकिन तुम्हें किसी भी चीज पर नजर नहीं डालनी है। सीधा चलते जाना है।
लंगूर की बातें सुनकर राजकुमार की उत्सुकता बढ़ रही थी, लेकिन लंगूर की बात अब भी पूरी नहीं हुई थी। उसने कहा, जब तुम ऊपर वाले दालान में पहुंचोगे तो देखोगे कि राजा की बेटी एक सोने के एक बड़े संदूक के ऊपर बैठी होगी। उसके चारों ओर 40 सेविकाएं पहरा दे रही होंगी। वह लड़की इतनी सुंदर है कि जिसने भी उसे देखा अपना दिल हार बैठा, लेकिन तुम्हें इन सब बातों में नहीं उलझना है। लंगूर ने आखिरी और सबसे अहम बात समझाते हुए कहा, जब उसे नींद आने लगती है तो वह खुद ही उस सोने के संदूक का ढक्कन खोलकर उसके अंदर लेट जाती है। तुम्हें सिर्फ यह देखना है कि उसकी आंखें बंद हैं या खुली हुई। अगर आंखें खुली हैं और वो जाग रही है तो कुछ भी मत करना, चुपचाप लौट आना और इंतजार करना। लेकिन अगर उसकी आंखें बंद हों और वो गहरी नींद में सो रही हो, तभी उस संदूक को उठाकर ले आना। याद रखना, गलती की तो जान खतरे में पड़ जाएगी। राजकुमार ने लंगूर की हर बात ध्यान से सुनी और सुरंग के भीतर उतर गया। संकरी सुरंग में ठंडी मिट्टी की हल्की सी गंध थी। उसने घुटनों के बल चलते हुए महल के भीतर पहला कदम रखा। वहां हल्का सा उजाला था, जिसमें महल की चमचमाती दीवारों की झलक दिख रही थी। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, सामने लंबी और संकरी सीढ़ियां दिखाई दीं। ठीक 40 सीढ़ियां, हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। चौथी मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा एक बड़ा सा दालान, जिसके बीचों बीच सोने का एक विशाल संदूक रखा था। उस संदूक पर बैठी थी नगर के राजा की बेटी। उसके चारों ओर 40 सेविकाएं खड़ी थीं, सिर झुकाए, एकदम शांत। हल्की हल्की रोशनी में शहजादी का चेहरा किसी जादुई सपने जैसा लग रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और चेहरे पर अद्भुत चमक। राजकुमार कुछ पल वहीं दरवाजे के पीछे खड़ा होकर उसे देखता रहा। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि नजरें हटाना मुश्किल था, लेकिन उसे लंगूर की बातें याद थीं, इसलिए उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद शहजादी ने अंगड़ाई ली और धीरे से सोने के उस संदूक का ढक्कन खोला। वह उस सोने के संदूक के अंदर लेट गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। एक एक करके सेविकाएं भी उसके चारों ओर लेटकर सो गईं। राजकुमार दबे पांव आगे बढ़ा, हल्के कदमों से संदूक के करीब पहुंचा और झुककर अंदर झांका। शहजादी की आंखें बंद थीं। यही सही मौका था कि उसे चुपचाप संदूक उठाकर वापस लौट जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही उसने शहजादी का चेहरा करीब से देखा, उसकी सांसें थम गईं। उसकी खूबसूरती मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। राजकुमार खुद पर काबू नहीं रख पाया और इस बार भी वह लंगूर की सारी हिदायतें भूलकर धीरे से झुककर शहजादी के चेहरे के करीब आ गया। उसकी सांसों की हल्की गर्माहट शहजादी के चेहरे से टकराई, जिससे शहजादी की भव्वें हल्की सी कांपीं और अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसने तेज आवाज में पूछा, तुम कौन हो? यहां कैसे आए? उसकी आवाज सुनते ही आसपास सो रही सेविकाएं भी जाग गईं। उन्होंने बिना देर किए राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार को पकड़कर महल की सेविकाएं उसे घसीटते हुए राजा के दरबार में ले गईं। दरबार में पहुंचते ही राजा की भ्रुकुटियां तन गईं। गुस्से से लाल आंखों में अंगारे भरे थे। राजा गरजते हुए बोला, इस गुस्ताख को तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। राजा के इस आदेश से दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी प्रधानमंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, अगर हमने इसे मार डाला तो सुबह तक यह खबर पूरे नगर में फैल जाएगी। फिर आपकी और हमारी इज्जत का क्या होगा? चारों तरफ यही चर्चा होगी कि राजमहल में कोई घुस आया और राजकुमारी तक पहुंच गया। मेरी सलाह है कि इसे कोई ऐसा काम सौंपें जिसे पूरा करना नामुमकिन हो। अगर यह काम कर दिखाए तो इसका भाग्य, और अगर ना कर पाए तो वैसे ही मारा जाएगा। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाकर बोला, बात में दम है। फिर राजकुमार की ओर देखकर बोला, मैंने सुना है यहां से 9 महीने की दूरी पर एक विशाल समंदर है जिसे कुल्झा का सागर कहते हैं। उसके बीचों बीच एक चमकता हुआ हीरे का टापू है। उसी टापू पर एक जादूगर रहता है जिसका नाम जालिम सिंह है। उसके पास एक अद्भुत काला घोड़ा है जो पलक झपकते ही 1 महीने का सफर 1 पल में तय कर सकता है। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो जाओ, वह काला घोड़ा मेरे लिए लेकर आओ। अगर तुमने घोड़ा लाकर दे दिया तो मेरी बेटी से विवाह कर सकते और अपने साथ ले जा सकते हो। राजकुमार मन भारी किए हुए लंगूर के पास लौटा।
उसकी आंखों में आंसू थे। सारी बात उसने लंगूर को सुना दी। लंगूर ने उसे ढांढस बंधाया। राजकुमार, घबराने की जरूरत नहीं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं तुम्हें वह घोड़ा दिलवा दूंगा। फिर दोनों फिर से एक नए सफर पर निकल पड़े। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए, वीरान जंगलों से गुजरते हुए, तपती रेत के मैदानों से होते हुए वे आगे बढ़ते गए। महीनों बीत गए और आखिरकार वे एक विशाल समंदर के किनारे पहुंचे। समंदर के पानी का फैलाव इतना था कि किनारा कहीं नजर ही नहीं आता था। बस नीला नीला पानी और आसमान एक दूसरे में समाये हुए लगते थे। राजकुमार समंदर की लहरों को देख उदास हो गया। उसने लंगूर से कहा, इस अथाह समंदर को पार कैसे करेंगे? अगर डूब गए तो? लंगूर मुस्कुराया और बोला, हर काम में हिम्मत रखनी चाहिए। डरने से रास्ता नहीं निकलता। तुम बस भरोसा रखो। यह कहकर लंगूर ने समंदर के नीचे एक सुरंग खोदनी शुरू की। 40 दिन और 40 रातों तक वह मिट्टी काटता रहा, खोदता रहा। आखिरकार उसने सुरंग पूरी कर ली और बाहर आकर राजकुमार से कहा, मैंने उस काले घोड़े तक पहुंचने वाली सुरंग तैयार कर दी है। अब तुम उस सुरंग के आखिरी सिरे पर जाकर सुराख से सिर बाहर निकालना। जब घोड़ा तुम्हें देखेगा तो बेचैनी से हिनहिनाने लगेगा। उसकी आवाज सुनकर जादूगर जाग जाएगा और बाहर आकर उसे चाबुक मारेगा। पहली बार वह घोड़े को एक चाबुक मारकर वापस जाएगा। लंगूर ने आगे समझाते हुए कहा, फिर तुम दोबारा सिर बाहर निकालना। घोड़ा फिर हिनहिनाएगा। जादूगर दोबारा आएगा, फिर उसे चाबुक मारेगा। उसके बाद जैसे ही वह वापस लौटे, तुम फुर्ती से बाहर निकल आना और घोड़े का मुंह इस किशमिश भरे थैले में ठूंस देना। फिर कहना, बेचारा काली अबाबील, कब तक इस जादूगर की मार सहता रहेगा? इतना कहकर तुम तुरंत घोड़े पर बैठ जाना और बिना समय गंवाए वहां से भाग निकलना। घोड़े की लगाम या जीन की चिंता मत करना। जितनी जल्दी हो सके निकल लेना। इस बार लंगूर की हर बात राजकुमार ने बहुत ध्यान से सुनी और अपने दिल में बैठा ली। फिर वह सुरंग के भीतर घुस गया और धीरे धीरे सरकते हुए उस सिरे तक पहुंचा जहां से उसे सिर बाहर निकालना था। जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, सामने चमकते हुए काले रंग का घोड़ा खड़ा था। उसकी चमकती आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने कान खड़े किए, अपनी लंबी काली दुम हवा में उठा ली और जोर जोर से हिनहिनाने लगा। घोड़े की आवाज सुनते ही जादूगर जाग गया। जादूगर का शरीर इतना विशाल था कि लगता था कोई पहाड़ चलकर आ गया हो। उसका सिर इतना बड़ा जैसे किसी पुरानी मीनार की चोटी, कंधे चौड़े और भारी जैसे किसी मजबूत पेड़ का तना, मुंह ऐसा जैसे कोई अंधेरी गुफा, और आंखें इतनी सूजी हुई कि मानो पुराने बोरे में भरा हुआ कुछ बाहर आ रहा हो। उसकी नाक तंदूर जैसी लाल और चौड़ी थी और पूरा शरीर किसी विशालकाय हाथी जैसा। जादूगर ने आते ही घोड़े पर चाबुक जमाया और गुस्से में बड़बड़ाया, अरे कमबख्त, तुझे फिर कौन इंसान नजर आ गया? कौन बेवकूफ इस वीराने में आ सकता है? यहां तो कोई परिंदा भी उड़ता है तो उसके पंख जल जाते हैं, और इंसान यहां चले तो उसके पैर जल जाते हैं। इतना कहकर वह फिर अंदर चला गया। राजकुमार ने लंगूर की बताई तरकीब के मुताबिक दोबारा सिर बाहर निकाला। घोड़ा फिर हिनहिनाया। जादूगर फिर आया, घोड़े को एक और चाबुक मारा और वापस चला गया। उस जादूगर के लौट जाने के बाद राजकुमार ने एक बार फिर धीरे से अपना सिर सुरंग से बाहर निकाला। घोड़ा फिर बेचैनी में हिनहिनाने लगा। कुछ ही पल में जादूगर दोबारा बाहर आ धमका। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा गुस्से से भरा हुआ था। उसने घोड़े की गर्दन पकड़कर झकझोर दिया और गरजते हुए बोला, तुझे क्या हो गया है? आखिर किस इंसान की गंध सूंघ ली तूने? कौन है वो? कहां छुपा है? चाहे वो आसमान पर हो या धरती के नीचे, मुझसे बचकर नहीं जा सकता। पकड़कर उसे चबा जाऊंगा, कच्चा निगल जाऊंगा। ये कहते कहते उसने घोड़े की पीठ पर एक जोरदार कोड़ा मारा और पैर पटकता हुआ वापस चला गया। उसके जाते ही राजकुमार फुर्ती से बाहर निकला, झटपट घोड़े के पास पहुंचा और किशमिश से भरा थैला उसके मुंह के आगे टांग दिया। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, मेरे दोस्त, कब तक इस जादूगर की मार सहते रहोगे? कब तक उसके हाथों सताए जाते रहोगे? इतना कहकर राजकुमार फुर्ती से घोड़े की पीठ पर चढ़ गया और धीरे से उसकी गर्दन थपथपाई। घोड़े ने अपनी गर्दन झटकी और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर राजकुमार की आंखें फैल गईं।
घोड़े के दोनों ओर बड़े बड़े काले पंख निकल आए, बिल्कुल किसी विशाल चील की तरह। अगले ही पल वो जमीन से उठा और आसमान की ओर उड़ चला। जैसे ही घोड़ा हवा में उड़ा, उसके खुरों के नीचे से बिजली जैसी एक चमकती लकीर निकली, जो सीधी जाकर जादूगर के माथे पर लगी। इस अचानक झटके से जादूगर हड़बड़ाकर बिस्तर से उठा। उसने जब देखा कि उसका घोड़ा आसमान में उड़ता जा रहा है, तो दहाड़ते हुए चिल्लाया, रुक जा, रुक जा। उसने अपने दोनों लंबे लंबे हाथ फैलाए और पूरे जोर से दौड़ पड़ा। समंदर की ओर उड़ते घोड़े के बिल्कुल पीछे पीछे वह भागा जा रहा था। वह इतना करीब पहुंच गया कि उसके हाथ घोड़े की पूंछ तक पहुंचने ही वाले थे। तभी घोड़े ने अपनी पिछली टांगों से इतनी जोरदार लात मारी कि जादूगर का चेहरा किसी सड़े गले कपड़े की तरह फट गया। चीखते हुए वह समंदर में जा गिरा और लहरों में डूब गया। काली अबाबील नाम के उस उड़ने वाले घोड़े ने 9 महीनों का सफर सिर्फ 9 दिनों में पूरा कर लिया। जैसे ही राजकुमार अपने सफर के अंतिम छोर पर पहुंचा, उसकी नजर सामने बसे उसी शहर पर पड़ी जहां संदूक में सोने वाली शहजादी रहती थी। शहर के बड़े फाटक के ठीक सामने पत्थर पर बैठा लंगूर अपने दोनों हाथों से अखरोट तोड़कर बड़े मजे से खा रहा था। राजकुमार ने जैसे ही लंगूर को देखा, घोड़े से उतरकर उसके पास आया। लंगूर ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब क्या करने का इरादा है? राजकुमार ने उत्साहित होकर कहा, अब क्या करना है? अब तो इस घोड़े को सौंपकर इसके बदले शहजादी को लेकर चलेंगे। लंगूर ने सिर हिलाया और हंसते हुए बोला, अरे तुम भी कैसी बातें करते हो? ऐसे बेशकीमती घोड़े को क्या इतनी आसानी से दे दोगे? मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मैं अभी एक कलाबाजी खाकर खुद घोड़ा बन जाऊंगा। फिर तुम दोनों घोड़ों को लेकर सीधे राजा के पास जाना और कहना, महाराज की जय हो। इन दोनों घोड़ों में से कोई एक पसंद कर लीजिए। देखना, राजा जरूर मुझे ही चुनेगा। इतना कहकर लंगूर ने जमीन पर कलाबाजी खाई और अगले ही पल वो खुद भी एक शानदार घोड़े में बदल गया। लेकिन ये कोई साधारण घोड़ा नहीं था। इतना खूबसूरत, इतना चमकदार और इतना आकर्षक घोड़ा कि उसके आगे काली अबाबील भी फीकी लगने लगी। लगता था जैसे ये घोड़ा रोशनी में नहाया हुआ है। राजकुमार दोनों घोड़ों की रास थामे सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। महल के ऊंचे झरोखे से राजा की नजर जैसे ही इन 2 काले चमचमाते घोड़ों पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपने मंत्री से कहा, फौरन इस आदमी को बुलाओ, ये घोड़े तो कमाल के हैं। अगर बेचने को तैयार हुआ तो किसी भी कीमत पर इन्हें खरीद लूंगा। कुछ ही देर में राजकुमार को महल में बुलाया गया। राजा ने बिना देर किए पूछा, बोलो, तुम्हारे इन घोड़ों की क्या कीमत है? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, इन घोड़ों को मैं बेचना नहीं चाहता, पर हां, एक शर्त पर इनमें से एक घोड़ा आपको दे सकता हूं। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, कौन सी शर्त? राजकुमार ने निडरता से कहा, इनमें से एक घोड़ा आपको आपकी बेटी के बदले में दूंगा। राजा ने हैरानी से कहा, अरे ये कैसी अजीब बात कर रहे हो? भला कोई घोड़े के बदले बेटी देता है? राजकुमार ने कहा, लगता है आप अपनी ही कही बात भूल गए हैं। यही तो आपकी शर्त थी। काली अबाबील नाम का घोड़ा लाने वाले को आप अपनी बेटी का हाथ देंगे। अब जब शर्त पूरी हो चुकी है तो वचन से पीछे हटना राजाओं को शोभा नहीं देता। राजा एक पल के लिए चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपने मंत्री की ओर देखा और धीरे से पूछा, अब क्या किया जाए? वजीर ने राजा की ओर देखा और ठहर कर बोला, सच्चा आदमी अपने वचन से पीछे नहीं हटता। जैसे शेर जिस रास्ते पर चलता है उससे कभी पीछे नहीं हटता। आपको भी अपना वादा निभाना ही पड़ेगा। राजा के पास कोई चारा नहीं था। उसने राजकुमार की ओर देखा और कहा, हम दोनों घोड़ों को लेंगे। एक का दाम सोने से चुकाएंगे और दूसरे के बदले में अपनी बेटी तुम्हें सौंप देंगे। राजकुमार ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, आप अपनी बेटी देकर घोड़ों में से कोई एक ले सकते हैं, लेकिन दूसरा घोड़ा मेरे पास ही रहेगा। आपकी बेटी उसी पर बैठकर सफर किया करेगी। राजा ने अपने वजीर से पूछा, इन दोनों में से कौन सा घोड़ा ज्यादा बढ़िया है? वजीर की नजर काली अबाबील पर गई, लेकिन राजा को लंगूर वाला घोड़ा कुछ खास और रहस्यमय लगा। इसलिए उसने लंगूर घोड़े को चुना और उसके बदले में अपनी बेटी को उसी संदूक में रखकर सौंप दिया जिसमें वह सोया करती थी।
लंगूर घोड़े को बड़ी मशक्कत के बाद महल के अस्तबल तक लाया गया, लेकिन वह किसी भी तरह काबू में आने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में चमक थी, कान खड़े थे और पूंछ ऊंची थी। कोई भी उसकी लगाम तक पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जो भी उसके पास जाने की कोशिश करता, वह या तो टांगों से ठोकर मारता या दांतों से काटने दौड़ता। आखिरकार उसे अस्तबल के भीतर ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया और बाहर से दरवाजे पर इंसान के सिर जितना बड़ा ताला लगा दिया गया। उसकी हर हरकत पर नजर रखने के लिए अस्तबल की छत पर 40 पहरेदार तैनात कर दिए गए। राजा भी चैन से नहीं बैठा। उसने अपना बिछौना अस्तबल के दरवाजे के पास ही लगवा लिया और वहीं सोने चला आया। लेकिन रात का सन्नाटा गहराते ही लंगूर घोड़ा एक अपने असली रूप में आ गया, यानी वह फिर से वही लंगूर बन गया। उसने दीवार की एक पतली दरार ढूंढी, बड़ी फुर्ती से उस संकरी जगह से बाहर निकला और अंधेरे में ओझल हो गया। सुबह होते ही राजा की नींद टूटी। उसकी नजर जैसे ही ऊपर लगी, छोटी खिड़की से अस्तबल के भीतर गई तो उसके होश उड़ गए। घोड़ा गायब था। राजा घबराकर इधर उधर दौड़ने लगा और पूरे महल में शोर मचाने लगा। उसकी आवाज सुनकर वजीर भी दौड़ा चला आया। वजीर ने राजा को शांत करते हुए कहा, महाराज घबराइए मत। काली अबाबील जादूगर जालिम सिंह का ही तो घोड़ा था। जादू की ताकत अच्छी और बुरी हर तरह की आत्माओं पर चलती है। हो सकता है जादूगर ने अपने घोड़े को वापस बुला लिया हो। इसी घोड़े के लालच में अब तक न जाने कितने राजा अपनी जान गंवा चुके हैं। शुक्र मानिए कि जादूगर ने इस बार हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात, आपकी बेटी अब एक बड़े राज्य की रानी बनने वाली है और घोड़ों में से एक उसी के पास रहेगा। उधर राजकुमार शहजादी को उसी संदूक में लेकर उड़ने वाले घोड़े काली अबाबील पर सवार होकर उस शाही बाग तक आ पहुंचा, जहां चारों ओर हरियाली लहराती थी और रंग बिरंगे फूलों पर बुलबुलें अपनी मधुर तान छेड़ रही थीं। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और सुबह की किरणें पेड़ों की पत्तियों पर चमक रही थीं। राजकुमार की नजर जैसे ही बाग की दीवार के किनारे गई, उसने देखा वहीं लंगूर बैठा है। उसके हाथ में अखरोट था, जिसे वह बड़े मजे से तोड़कर खा रहा था, मानो उसे किसी बात की कोई चिंता ही न हो। लंगूर ने राजकुमार की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अब आगे क्या करने का इरादा है? राजकुमार ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस इस लड़की को देखकर बुलबुल खुशगान को ले लेंगे और सीधे अपने घर लौट चलेंगे। लंगूर ने माथे पर हाथ मारा और बोला, अरे भोले राजकुमार, सोचो तो सही, एक छोटी सी चिड़िया के बदले में इतनी सुंदर राजकुमारी को कैसे सौंपा जा सकता है? यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा। मेरी मानो, मैं एक कलाबाजी खाकर ऐसी लड़की का रूप धारण कर लेता हूं जिसे देखकर यह राजकुमारी भी नीरस और फीकी लगने लगेगी। ऐसी लड़की जिसे देख हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए और राजा भी उसी को चुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। राजकुमार ने थोड़ा हैरानी से पूछा, लेकिन मैं तुम दोनों की बजाय राजकुमारी को यहीं छोड़ दूं और सिर्फ तुम्हें ही सीधे राजा के पास क्यों न ले जाऊं? लंगूर ने गंभीरता से कहा, नहीं, ऐसा मत करना। जो काम ईमानदारी से किया जाए उसका ही असली सुख मिलता है। बेहतर यही होगा कि राजा खुद अपनी आंखों से दोनों को देखे और अपनी पसंद से किसी एक को चुने। इससे बाद में उसे कभी अफसोस नहीं होगा। इतना कहकर लंगूर ने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई। कुछ पल के लिए उसकी देह हवा में लहराती रही, फिर धुंधली रोशनी में उसका पूरा शरीर चमक उठा और जब वह जमीन पर उतरा तो अब वहां लंगूर नहीं, एक बेहद सुंदर युवती के रूप में खड़ा था। उसकी काली लहराती जुल्फें, बड़ी बड़ी चमकदार आंखें, गुलाबी होंठ और गजरे से सजी हुई लंबी चोटी उसे ऐसा रूप दे रही थी जैसे वह धरती पर उतरी कोई अप्सरा हो। उसके सौंदर्य के आगे राजकुमारी भी एक साधारण लड़की सी लगने लगी। राजकुमार अब दोनों लड़कियों को लेकर सीधे महल के दरवाजे तक पहुंचा। महल के ऊपरी खिड़की से राजा ने झांका और नीचे खड़े तीनों को देखा। उसने पास खड़े सेवक से कहा, दरवाजे पर जो भिखारी खड़ा है उसे कुछ खाने पीने का सामान दे दो और यहां से जाने को कहो। लेकिन तभी पास खड़े वजीर की नजर उन पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा और तुरंत राजा से बोला, महाराज, यह कोई साधारण भिखारी नहीं है, यह तो वही युवक है जिसे आपने सबसे सुंदर राजकुमारी को लाने के लिए दूर देश भेजा था। राजा ने चकित होकर दोबारा खिड़की से नीचे झांका
फिर तुरंत आदेश दिया, उसे भीतर बुलाओ। राजकुमार दोनों लड़कियों के साथ महल के विशाल दरबार में पहुंचा, जहां रंग बिरंगे पर्दे झूल रहे थे। संगमरमर की जमीन पर सुनहरी चमक बिखरी थी और दीवारों पर महीन नक्काशी की तस्वीरें इतिहास की कहानियां कह रही थीं। राजा अपनी राजगद्दी पर बैठा था। उसने राजकुमार की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तो कहो नौजवान, क्या तुम वह काम पूरा कर लाए जिसे करने के लिए तुम्हें भेजा गया था? जी हां महाराज, जो काम सौंपा गया था वह पूरा करके लौट आया हूं, राजकुमार ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा। राजा की आंखों में उत्सुकता चमकी। उसने आगे झुककर पूछा, लड़की कहां है? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने एक लड़की लाने को कहा था, लेकिन मैं आपके लिए 2 लड़कियां लेकर आया हूं। इनमें से जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आए उसे अपनी रानी बना लीजिए और दूसरी लड़की मेरे साथ रहेगी। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। राजमहल के बड़े दरबार कक्ष में 2 बड़े बड़े संदूक लाए गए, जिन पर महीन सुनहरी कढ़ाई की गई थी और दोनों के ऊपर सुंदर गुलाबी और केसरिया रेशमी कपड़ा ढंका हुआ था। जैसे ही दोनों संदूक खोले गए, अंदर बैठी दोनों लड़कियां एक साथ हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुईं। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि वहां बैठे सभी दरबारी और खुद राजा कुछ देर के लिए उन्हें टकटकी लगाकर देखते रह गए। उनके चेहरे पर ऐसी आभा थी जैसे चांदनी रात में जलता दीपक, और उनकी आंखों की चमक मानो किसी शांत झील में पड़ती सूरज की पहली किरण। पूरे दरबार में हलचल थी, किसे चुना जाए और किसे छोड़ा जाए। राजा ने अपने खास मंत्री की ओर देखा और इशारे से पूछा, तुम्हारी क्या राय है? मंत्री ने तुरंत उस लड़की की ओर इशारा किया जो असली राजकुमारी थी, जिसे दूर देश से लाया गया था। लेकिन राजा की नजरें बार बार दूसरी लड़की पर जा टिकतीं। वह लड़की जो असल में लंगूर थी और जिसने अपनी मायावी शक्ति से अद्वितीय रूप धारण कर लिया था। उसकी सुंदरता में कुछ ऐसा अद्भुत था कि राजा खुद को रोक नहीं पाया और आखिरकार उसने उसी लड़की को अपनी रानी बनाने का निर्णय लिया। बदले में बुलबुल खुशगान, वही रहस्यमयी चिड़िया जिसे पाने के लिए यह पूरा सफर शुरू हुआ था, उसे राजकुमार के हवाले कर दिया गया। राजकुमार अब राजमहल से निकलकर अपने घोड़े काली अबाबील के पास पहुंचा। वह हवा से बातें करने वाला काला घोड़ा, जिसकी पीठ पर बैठकर राजकुमार ने न जाने कितने अजनबी देशों का सफर तय किया था। राजकुमार एक ओर अपने घुटने पर वह संदूक रखे था जिसमें राजकुमारी बैठी थी, और दूसरी ओर उसकी गोद में वह नन्ही बुलबुल थी जिसकी मीठी आवाज किसी संगीत की लहर की तरह कानों में बस जाती थी। काली अबाबील अपने मजबूत पंखों से हवा को चीरता हुआ ऊंचे आसमान में उड़ चला और धीरे धीरे अपने देश की ओर बढ़ने लगा। उधर राजा ने राजमहल में बड़ी धूमधाम से उस सुंदर लड़की के साथ विवाह रचाया जिसे उसने अपनी रानी चुना था। शादी का उत्सव पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा था। जगह जगह रंग बिरंगे पर्दे लहरा रहे थे। महल के आंगन में बड़े बड़े दीप जल रहे थे। शहनाइयों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी और तरह तरह के पकवानों की खुशबू हवा में घुली थी। लेकिन ठीक उसी समय जब उत्सव अपने चरम पर था, वह लड़की यानी लंगूर चुपके से उठा और एकांत में जाकर अपनी असली लंगूर वाली शक्ल में लौट आया। फिर महल की दीवार में बने एक छोटे से सुराख से फुर्ती से बाहर निकला और ऐसा गायब हुआ मानो वहां कभी था ही नहीं। अब उधर राजकुमार का हाल सुनिए। राजकुमार अपने उड़ते हुए घोड़े पर सवार कई पहाड़ों, नदियों और जंगलों को पार करता हुआ एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक बहुत पुराना, घना और विशाल चिनार का पेड़ खड़ा था। पेड़ की छांव में ठंडी हवा बह रही थी और उसकी टहनियों पर तरह तरह के पक्षी बैठे मधुर गीत गा रहे थे। राजकुमार नीचे उतरा और जैसे ही उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, उसकी आंखें फटी रह गईं। वही लंगूर जो अभी कुछ समय पहले राजमहल की रानी बना बैठा था, अब उसी चिनार के नीचे आराम से बैठा था और अपने तेज दांतों से अखरोट तोड़ तोड़ कर खा रहा था। उसे देखकर राजकुमार हैरान रह गया और मुस्कुराकर बोला, अब आगे क्या करने का इरादा है? लंगूर ने हंसते हुए कहा, अब तो सीधा अपने घर लौट जाओगे ना? राजकुमार ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, अब तो घर लौटने का ही मन है। लेकिन लंगूर ने उसकी बात बीच में ही काट दी। अरे, इतनी जल्दी क्या है? पहले मेरे घर चलो, 2-4 दिन मेरे मेहमान बनकर रहो।
फिर जहां चाहो चले जाना। राजकुमार ने उसकी बात मान ली और मन ही मन सोचने लगा कि इस रहस्यमयी लंगूर के घर जाकर क्या नया चमत्कार देखने को मिलेगा। तुम्हारा घर तो किसी पहाड़ की चोटी पर किसी तंग और अंधेरी गुफा में होगा, जहां मैं शायद घुस भी न पाऊं, राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। लंगूर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। अरे, अभी तक तुम्हें यह पता ही नहीं चला कि मैं कौन हूं। राजकुमार थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन चुपचाप लंगूर के साथ हो लिया। दोनों आगे बढ़े और एक ऊंचे पहाड़ को पार किया। पहाड़ की तलहटी में एक विशाल फाटक के सामने जाकर वे रुके। यह फाटक किसी साधारण जगह का नहीं, बल्कि किसी राजमहल का लग रहा था। उस पर बारीक नक्काशी की गई थी। सुनहरे बेल बूटे उकेरे गए थे और बड़े बड़े सोने के किवाड़ लगे थे, जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। जैसे ही फाटक खुला, राजकुमार की आंखें हैरानी से फैल गईं। भीतर एक अद्भुत बाग था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। खासकर गुलाब की खुशबू पूरे वातावरण में तैर रही थी। हवा में चिड़ियों की चहचहाहट घुली हुई थी। एक ओर पत्थरों की नक्काशीदार नालियां थीं, जिनमें से साफ चमकीला पानी बह रहा था। थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा तालाब था, जिसके ऊपर एक पुराना पेड़ झुका हुआ था। उसकी शाखाएं पानी को छू रही थीं। बाग के चारों कोनों में 4 महल जैसे मकान खड़े थे। ये मकान पूरे के पूरे सोने के बने थे। हर मकान में 40 कमरे थे और हर कमरे में सुंदर युवा लड़कियां बैठी थीं, जो किताबों में कुछ लिखने पढ़ने में मग्न थीं। राजकुमार इस अद्भुत नजारे में खोया हुआ था कि तभी लंगूर ने एक कलाबाजी खाई। उसके देखते ही देखते लंगूर का शरीर चमकने लगा और वह एक बेहद खूबसूरत लड़की में बदल गया। इतनी सुंदर, मानो धरती पर ऐसी किसी लड़की ने जन्म ही न लिया हो। उसकी चमकती आंखें, कमर तक लहराते काले बाल और चेहरे पर अलौकिक मुस्कान, राजकुमार मंत्रमुग्ध रह गया। राजकुमार 3 दिन तक उसी परी के महल में मेहमान बना रहा। चौथे दिन जब वह जाने लगा, तो परी ने अपनी लंबी छोटी से एक बाल तोड़ा और राजकुमार को थमाते हुए कहा, अगर कभी किसी मुसीबत में फंस जाओ तो इस बाल के एक सिरे को जला देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। राजकुमार ने पूछा, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, बार बार मेरी मदद की, लेकिन क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? परी के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। उसने गहरी सांस ली और बोली, जिस दिन हम पहली बार मिले थे, उससे बहुत पहले की बात है। एक दिन मैंने भविष्य जानने के लिए संकेत देखे थे। तभी मुझ पर एक भेद खुला। मैंने देखा था कि जहां सूरज डूबता है, उस दिशा में एक राज्य है। उस राज्य का राजा बेहद निर्दयी है। वह अपनी प्रजा को भूखा प्यासा रखकर जबरन हीरे जवाहरातों का एक विशाल पेड़ बनवा रहा है। जब वह पेड़ पूरा तैयार हो जाएगा, तब राजा पूरी नगरी को मिटाने पर उतारू हो जाएगा। लेकिन उसी राजा के 3 बेटे हैं। सबसे छोटा बेटा यानी तुम यह सोचकर बेचैन होगा कि अगर इस पेड़ की वजह से पूरा नगर तबाह हो गया तो यह सबसे बड़ा अपराध होगा। फिर वह ठान लेगा कि उस रहस्यमयी चिड़िया को जरूर पकड़ेगा, जो हर रात उस पेड़ की पत्तियां तोड़कर ले जाती है। जब यह सब मुझे पता चला, तभी मैंने तय कर लिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एक ऐसा नौजवान जो निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार है, मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती थी? मैं पूरे 7 साल तक तुम्हारी तलाश में भटकती रही और आखिरकार तुम मिल ही गए। राजकुमार ने परी की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। उसने दिल से शुक्रिया अदा किया और फिर परी को विदा कहकर शहजादी और बुलबुल खुशबयानी वाले पिंजरे को लेकर अपने सफर पर आगे बढ़ गया। चलते चलते वह उसी जगह आ पहुंचा जहां वह अपने भाइयों से बिछड़ा था। उसने अपने घोड़े की लगाम खींची और वहीं रुक गया। उसकी आंखों में बीते दिनों की यादें तैरने लगीं। उसने सोचा, ना जाने मेरे दोनों भाई अब कहां होंगे, क्यों ना उन्हें भी तलाश कर लूं। यही सोचकर वह धीरे धीरे एक गुफा की तरफ बढ़ने लगा, जहां उसे उम्मीद थी कि शायद उसकी तलाश पूरी हो सके। लड़की और परिंदे वाला पिंजरा उस गुफा के अंदर सुरक्षित रखकर राजकुमार अकेला उस रास्ते पर चल पड़ा जिस पर उसका बड़ा भाई गया था। वह पहाड़ों, जंगलों और नदी नालों को पार करता हुआ आखिरकार एक शहर पहुंचा। शहर के बीचों बीच एक पुराना मगर बेहद व्यस्त चायखाना था। राजकुमार ने जैसे ही भीतर झांका, उसकी नजर अपने बड़े भाई पर पड़ी।
बड़ा भाई फटेहाल कपड़ों में सिर झुकाए वहां के ग्राहकों को खाना और चाय परोसता फिर रहा था। चेहरे पर थकान और जिंदगी से हारे हुए इंसान की उदासी साफ झलक रही थी। राजकुमार अपने घोड़े पर बैठा बैठा ही चाय खाने के मालिक को आवाज लगाकर बोला, ओ मालिक, जरा अपने इस नौकर से कहो कि मेरे लिए खाना और चाय सामने वाली सराय में भिजवा दे। चाय खाने का मालिक गुर्राते हुए बोला, सुन बे, जल्दी से खाना तैयार कर और ध्यान रखना, रास्ते में कुछ गिरा मत देना, नहीं तो हड्डियां तोड़ दूंगा। यह कहते कहते उसने गुस्से में बड़े भाई के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बड़ा भाई कांपते हाथों से खाना और चाय की थाल उठाए धीरे धीरे सराय की ओर बढ़ा। जब वह राजकुमार के पास पहुंचा तो छोटे भाई ने मुस्कुराकर कहा, आइए बैठिए, ये खाना आप भी खाइए। बड़े भाई ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मालिक नाराज हो जाएगा। छोटे भाई ने जिद की, डरिए मत, कोई नाराज नहीं होगा, आइए बैठकर खाइए। कुछ देर की झिझक के बाद बड़ा भाई बैठ गया और खाना खाने लगा। खाना खत्म होने के बाद छोटे भाई ने पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ा भाई बोला, मैं तो इसी शहर का रहने वाला हूं, यहीं जन्मा, यहीं पला बड़ा और अब यहीं चाय खाने में काम करता हूं। छोटे भाई ने मुस्कुराकर कहा, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहचान लिया है, अगर सच बता देंगे तो मैं आपको आपके देश तक पहुंचा दूंगा। इतना सुनते ही बड़े भाई की आंखें भर आईं, गला रुंध गया। उसने रोते रोते अपनी पूरी कहानी, सफर की शुरुआत से लेकर अब तक का हाल छोटे भाई को सुना दिया। छोटे भाई ने पूछा, अगर आप अपने छोटे भाई को देखेंगे तो क्या पहचान लेंगे? हां, बिल्कुल पहचान लूंगा, बड़े भाई ने भरोसे से कहा। कैसे पहचानेंगे? छोटे भाई ने पूछा। बड़ा भाई बोला, जब हम छोटे थे तो एक दिन मैं घोड़े को नदी पर पानी पिलाने ले जा रहा था। छोटा भाई जिद करने लगा कि मुझे भी साथ ले चलो। जब मैंने नहीं सुना तो वह घोड़े के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। तभी घोड़े ने उसे एक जोरदार लात मारी, जिससे उसके बाएं कंधे पर हमेशा के लिए चोट का निशान बन गया। वही निशान मेरी पहचान है। छोटे भाई ने धीरे से अपना बायां कंधा खोला और कहा, क्या ये वही निशान है? बड़ा भाई स्तब्ध रह गया। अगले ही पल वह छोटे भाई के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। छोटे भाई ने उसे उठाया, गले लगाया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, भाई, अब सब ठीक होगा। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को बाजार ले जाकर अच्छे कपड़े और एक शानदार घोड़ा दिलवाया। इसके बाद दोनों भाई मिलकर तीसरे यानी मंझले भाई की खोज में निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वे पुलाव बेचने वाले की दुकान पर पहुंचे। वहां मंझला भाई भी उसी हाल में मिला जैसे चाय खाने में बड़ा भाई था। मैले कुचैले कपड़ों में सिर झुकाए ग्राहकों को खाना परोसता। छोटे भाई ने उसे भी पहचान लिया और उसे भी अच्छे कपड़े और घोड़ा दिलाकर अपने साथ ले लिया। अब तीनों भाई खुशी खुशी अपने देश लौटने के लिए रवाना हुए। रास्ते भर हंसी ठिठोली और बचपन की यादों में खोए तीनों भाई आगे बढ़ते रहे। छोटे राजकुमार ने अपने पिता यानी राजा के लिए कीमती तोहफे खरीदे थे। बेशकीमती जवाहरात, दुर्लभ परिंदे और कीमती कपड़े। बड़े और मंझले भाई जब इन तोहफों को देखते तो उनके मन में जलन की आग सुलगने लगती। उनकी आंखों में लोभ और ईर्ष्या जागने लगी। धीरे धीरे इस जलन ने उनके मन में एक भयानक साजिश का रूप ले लिया। उन्होंने तय कर लिया कि किसी भी हाल में छोटे भाई को रास्ते से हटा देना है, ताकि सारा मान सम्मान और राजा की नजरों में इज्जत उन्हीं के हिस्से में आए। लेकिन उनकी ये साजिश छुपी न रह सकी। उस सुनहरे पिंजरे में बैठी लड़की जो असल में एक परी थी, उसने भाइयों की ये खतरनाक योजना सुन ली। शाम ढलते ही तीनों भाई सफर करते करते एक नदी किनारे पहुंचे और वहीं रात बिताने की तैयारी करने लगे। तंबू लगाया जा चुका था, आग जल रही थी और नदी की हल्की लहरें बहते हुए शोर कर रही थीं। तभी परी ने छोटे राजकुमार को धीरे से अपने पास बुलाया और फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे दोनों भाई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। वो तुम्हें मार डालना चाहते हैं। तुम्हें तुरंत कहीं छुप जाना चाहिए। कमरे में हल्का सा दीपक जल रहा था, उसकी लौ दीवार पर कांप रही थी। बड़े और मंझले भाई अपने अपने बिस्तर पर गहरी नींद में थे। छोटा राजकुमार भी अपनी दरी पर लेटा रहा, पर उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसने धीरे से करवट बदली, कान लगाकर भाइयों की सांसों की आवाज सुनी।
जब उसे यकीन हो गया कि दोनों गहरी नींद में हैं, तो वो धीरे से उठा। उसने अपनी दरी पर चारों तरफ से मिट्टी डाल दी, इतनी कि लगे जैसे कोई शरीर उसी में दबा हो। फिर उसने अपनी चादर को उस मिट्टी पर इस तरह ओढ़ा दिया कि दूर से देखने पर लगे जैसे वो दरी पर सो रहा हो। ये सब करने के बाद वो दबे पांव कमरे से बाहर निकला और पीछे घनी झाड़ियों में जाकर छुप गया। सुबह की हल्की लालिमा आसमान पर फैल रही थी। बड़े और मंझले भाई नींद से जागे और सीधे छोटे भाई की दरी के पास पहुंचे। बिना कुछ कहे सुने दोनों ने उस दरी को चारों तरफ से उठाया, सीधे नदी के पास पहुंचे और उसे पूरे जोर से पानी में फेंक दिया। ठंडे पानी में छपाक की आवाज गूंजी और दोनों भाई चेहरे पर संतोष की मुस्कान लिए वापस लौट पड़े। अभी वो कुछ ही दूर पहुंचे थे कि अचानक नदी की तरफ से पानी में हलचल की आवाज आई। दोनों ने आश्चर्यचकित होते हुए पीछे मुड़कर देखा। उनके होश उड़ गए। नदी के किनारे सूरज की हल्की रोशनी में उनका छोटा भाई बैठा था। वो अपने भीगे चेहरे को दोनों हाथों से पोंछ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दोनों भाई के चेहरों पर झुंझलाहट और जलन साफ नजर आ रही थी। बिना कुछ बोले दोनों फौरन अपने अपने घोड़ों पर चढ़े और तेज रफ्तार से आगे बढ़ गए। छोटे भाई को वहीं छोड़कर सूरज धीरे धीरे सिर पर चढ़ रहा था। कुछ ही देर में दोनों भाई रेत के लंबे लंबे टीलों के बीच पहुंचे। वहां एक टीले के पास रुककर उन्होंने अपने घोड़ों को बांधा। फिर बड़े भाई ने अपनी तलवार निकाली, उसकी तेज धार रेत में गाड़ दी। तलवार की मूठ बाहर और धार पूरी तरह रेत के नीचे। इसके बाद दोनों भाई खुद भी कमर तक रेत में धंस गए और बैठ गए। थोड़ी ही देर में छोटा भाई भी वहां आ पहुंचा। उसने अपने भाइयों को इस अजीब हालत में देखा तो हैरान होकर पूछा, भैया, आप दोनों इस तरह रेत में क्यों बैठे हो? बड़े भाई ने बनावटी हंसी के साथ कहा, ये एक पुराना उपाय है भाई, इससे टांगों का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आओ और तुम अपने पैरों का दर्द मिटा लो। छोटा राजकुमार उनके बहकावे में आ गया। उसने घोड़े से उतरकर कहा, ठीक है भैया, मुझे भी बैठा दो। दोनों भाई आगे बढ़े। छोटे राजकुमार को दोनों तरफ से पकड़ा और उसे भी कमर तक रेत में गाड़ दिया। रेत ठंडी थी। शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया रेत तपने लगी। गर्म रेत उसकी टांगों को जलाने लगी। दर्द उसकी सहन शक्ति के बाहर होने लगा। वह तड़पकर बोला, हाय, मेरी टांगें जल रही हैं। बड़े भाई ने फिर मुस्कुराकर कहा, अरे घबराओ मत, अपनी टांगें हिलाओ, रेत अपने आप ठंडी हो जाएगी। छोटे राजकुमार ने मासूमियत से अपनी टांगें हिलाईं, पर उसे क्या पता था कि तलवार की धार ठीक वहीं लगी थी। जैसे ही उसने टांगें हिलाईं, तलवार की धार से उसकी दोनों टांगें कटकर अलग हो गईं। खून से रेत लाल हो गई। दर्द से तड़पते हुए उसकी चीख निकल गई। उसकी आंखों में डर, दर्द और विश्वासघात सब एक साथ नजर आ रहे थे। बड़े और मंझले भाई को इतने पर भी चैन नहीं आया। उन्होंने आगे बढ़कर छोटे भाई की दोनों आंखें भी निकाल लीं, ताकि वो न देख सके, न पीछा कर सके, न कभी उनके सामने आ सके। इसके बाद वे दोनों बेफिक्र होकर लड़की, परिंदा और घोड़ा लेकर आगे बढ़ गए। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिर वे अपने नगर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने जो भी साथ लाए थे वो सब राजा के सामने पेश कर दिया। लड़की को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने उसी समय ऐलान कर दिया कि यह सुंदर लड़की बड़े राजकुमार की दुल्हन बनेगी और उसे राजमहल के खास हिस्से में रखा जाएगा। लड़की के चारों तरफ 40 सेविकाएं तैनात कर दी गईं, जो हर वक्त उसकी सेवा में लगी रहती। लेकिन वो लड़की चुपचाप अपने सोने के संदूक पर लेटी रहती। उसकी आंखें शून्य में खोई रहती। वो न मुस्कुराती, न किसी से कुछ कहती, बस चुपचाप पड़ी रहती। अब इन दोनों बड़े भाइयों को यहीं छोड़ते हैं और चलिए अब जानते हैं उस छोटे राजकुमार का हाल, जिसे छल और साजिश का शिकार बना दिया गया था। 3 दिन और 3 रातें बीत चुकी थीं। तपती रेत पर पड़ा वो बेहोश राजकुमार धीरे धीरे होश में आया। उसकी सांसें धीमी थीं, शरीर में ताकत नाम भर की बची थी, पर उसकी स्मृति अब भी साथ थी। तभी अचानक उसे वह परी का दिया हुआ जादुई बाल याद आया। कांपते हाथों से उसने अपनी जेब में टटोलकर वह बाल निकाला और पास पड़े पत्थर से रगड़कर आग पैदा की। जैसे ही बाल जला, आसमान में हलचल मच गई। पल भर में चमकीली रोशनी के बीच हवा में से परी का सुनहरा रथ प्रकट हुआ। रथ पर वही परी बैठी थी जो उसे पहले मिली थी।
परी का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने तुरंत रथ से उतरकर राजकुमार की ओर कदम बढ़ाए और नरम स्वर में पूछा, तुम्हें किसने इस हाल में पहुंचाया है? राजकुमार की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने भाइयों की साजिश, विश्वासघात और अपने साथ हुए अन्याय की पूरी कथा परी को सुना दी। परी ने गहरी सांस ली, जैसे मन ही मन कोई निर्णय ले रही हो। फिर उसने अपनी सेविका को इशारा किया और कहा, इसे मेरे पिता के पास महल में ले चलो, वहीं इसका इलाज होगा। परी ने अपने पिता के नाम एक पत्र भी तैयार किया, जिसमें लिखा, पूज्य पिताजी, यह मनुष्य मेरे लिए किसी सगे भाई से कम नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूं कि इसे जीवन जल में स्नान करवाकर हमारे प्राचीन तरीकों से इसका इलाज कराएं। 40 दिन बाद जब यह पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, तब इसे मेरे पास लौटा दिया जाए। यह मेरे लिए बेहद प्रिय है। परी की आज्ञा के बाद उसकी सेविका राजकुमार को लेकर हवाओं के पार दुनिया के आखिरी छोर पर स्थित जादुई महल ले गई। वहां परियों के राजा ने स्वयं उसका स्वागत किया और उसे जीवन जल के पवित्र सरोवर में स्नान करवाया। राजकुमार का शरीर जैसे नए सिरे से जीवन पा गया। 40 दिनों तक विशेष जड़ी बूटियों, औषधियों और परियों के जादू से उसका उपचार किया गया। उसकी आंखें, जो निकाली जा चुकी थीं, फिर से नई दृष्टि पा गईं। उसके कटे हुए पैर फिर से जुड़ गए और पहले से भी अधिक मजबूत हो गए। उसकी त्वचा चमकने लगी, जैसे कोई तेजस्वी सूर्य उसके भीतर समा गया हो। 40 दिन पूरे होते ही परी की सेविकाएं उसे एक बार फिर उसी सुनहरी रथ पर बिठाकर परी के पास ले आईं। परी ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों में खुशी झलक उठी, लेकिन फिर एक पल ठहर कर उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें इस रूप में तुम्हारे घर नहीं जाने दूंगी। तुम्हारा पूरा चेहरा, तुम्हारे लंबे बाल और ये चमकता हुआ रूप तुम्हें पहचानने में मुश्किल खड़ी कर देगा। मैं चाहती हूं कि तुम्हारा हुलिया ऐसा हो जाए जैसे कोई साधारण भिखारी, ताकि तुम्हारे असली रूप को कोई पहचान न सके। इसके बाद परी ने उसे अपने पास 3 महीने और रोक लिया। इन 3 महीनों में राजकुमार के घने और काले बाल इतने लंबे हो गए, उसके नाखून बढ़कर नुकीले हो गए और चेहरा धूल और धूप में तपकर ऐसा हो गया कि पहचान पाना असंभव था। जब परी को लगा कि अब वह अपने भाइयों की नजरों से बच सकेगा, तब उसने एक बार फिर उसे अपने रथ पर बिठाया और दोनों हवा में उड़ते हुए राजकुमार के राज्य की ओर चल पड़े। शहर के बाहर एक सुनसान जगह परी ने रथ को रोका। वहां से परी ने राजकुमार का हाथ पकड़ा और उसे पैदल ही राजमहल की ओर लेकर चली। दोनों धीरे धीरे चलते हुए महल के मुख्य द्वार तक पहुंचे। महल के अंदर दरबार सजा हुआ था। राज सिंहासन पर बूढ़े राजा बैठे थे और उनके दोनों तरफ वही दोनों बड़े राजकुमार विराजमान थे, जो छोटे राजकुमार के अपने ही भाई थे। राजा का चेहरा बुझा बुझा सा था, जैसे कोई बड़ी चिंता उसे भीतर से खा रही हो। राजा अपने वफादार मंत्री से कह रहे थे, कई महीनों से यह अजीब मुसीबत हमें घेरे हुए है। न वह सुंदर चिड़िया एक बार भी गा पाई, न वह काला घोड़ा एक बार भी हिनहिनाया, और वह लड़की, वह तो जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई है। न हंसती है, न बोलती है, न खाती है। समझ नहीं आता ये सब कैसी अनहोनी है। तभी दरबार के बाहर खड़े फटेहाल भिखारी पर राजा की नजर पड़ी। उसने पुकारकर कहा, ऐ भिखारी, इधर आओ। छोटे राजकुमार ने सिर उठाकर देखा। सामने उसका अपना ही पिता था, पर उसने खुद को संभाला और सिर झुकाए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दरबार में पहला कदम रखा, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। बगीचे में लटकी हुई वही बुलबुल, जिसने महीनों से एक शब्द नहीं कहा था, अचानक जोर जोर से चहकने लगी। उसकी मीठी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। राजकुमार ने दूसरा कदम बढ़ाया तो अस्तबल में बंधा काला घोड़ा, जो अब तक गुमसुम था, जोर जोर से हिनहिनाने लगा। उसके खुर जमीन पर पटकने लगे, जैसे कोई खुशी का संदेश दे रहा हो। तीसरा कदम रखते ही महल के भीतर से संगीत की धुनें गूंज उठीं। वह लड़की, जो महीनों से अपने लकड़ी के बिस्तर पर चुपचाप पड़ी थी, अचानक उठ खड़ी हुई। उसने सुनहरी पोशाक पहनी, हाथों में सजे साज उठा लिए और अपनी 40 सेविकाओं के बीच नाचने लगी। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरा किसी पुराने सुख को फिर से पाने की उम्मीद से भर गया था। यह सब देखकर राजा की आंखों में चमक लौट आई। उसने प्रसन्न होकर भिखारी बने उस युवक से कहा,
आज तुम मेरे महल में ऐसी खुशी लेकर आए हो जो वर्षों से कहीं खो गई थी। कहते हुए राजा ने अपनी स्वर्ण थाली में अशर्फियां भरीं और हवा में उछाल दीं, जो इधर उधर गिरने लगीं। पर तभी छोटे राजकुमार ने धीरे से कहा, मैं कोई साधारण भिखारी नहीं हूं। राजा आश्चर्यचकित होते हुए बोला, तो फिर तुम कौन हो? इससे पहले कि राजकुमार कुछ कहता, वहीं बुलबुल बोल उठी। उसने अपनी मधुर आवाज में पूरे दरबार के सामने वह पूरी कहानी कह सुनाई जो छोटे राजकुमार पर बीती थी। भाइयों की साजिश, रेगिस्तान में छोड़ा जाना, आंखें निकालना, पैर काटना और परी का उपचार। बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। लोग जान गए कि असली वीर कौन है और वह कौन है जिसने पूरे राज्य को तबाह होने से बचाया था। शहर के हर गली मोहल्ले में यह खबर आग की तरह फैल गई कि छोटे राजकुमार ने किस तरह अपनी सूझबूझ, साहस और सच्चे प्रेम के बल पर न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे राज्य को भीषण विनाश से भी बचा लिया। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। हर कोई छोटे राजकुमार के समर्थन में खड़ा हो गया। लोग अपने घरों से लाठियां, तलवारें, भाले लेकर निकल पड़े। उनके चेहरों पर गुस्सा भी था और न्याय की मांग भी। जनता ने राजमहल को घेर लिया और उस निर्दयी राजा के खिलाफ आवाज उठाई। राजा ने जब देखा कि उसकी अपनी ही प्रजा उसके खिलाफ हो गई है, तो वह डर के मारे अपने दोनों बड़े बेटों को साथ लेकर राजमहल के पिछले दरवाजे से भाग निकला। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इसके बाद पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। बड़ी धूमधाम से उस सुंदर राजकुमारी और छोटे राजकुमार का विवाह संपन्न हुआ। महल को फूलों, रंग बिरंगी रोशनियों और चमकते झालरों से सजाया गया। संगीत की मधुर धुनों के बीच विवाह मंडप में मंत्र गूंजने लगे। हर ओर उत्सव का माहौल था। 40 दिन तक पूरे नगर में आनंद ही आनंद था। जब यह सारे आयोजन संपन्न हो गए, तब परी ने छोटे राजकुमार के पास आकर विदाई ली। जाने से पहले उसने अपने सिर का एक चमकता हुआ बाल तोड़कर राजकुमार की हथेली पर रखा और मुस्कुराते हुए बोली, यह बाल तुम्हारे पास मेरी निशानी के तौर पर रहेगा। जब भी तुम्हारा मन मुझसे मिलने का करे, इस बाल को आग में डाल देना। मैं पल भर में तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। इतना कहकर परी अपनी चमकीली राजसी पालकी में बैठी और अपने जादुई लोक की ओर उड़ चली। उसे उसका सच्चा प्यार भी मिला, राजपाट भी मिला और सबसे बड़ी बात, अपने अच्छे कर्मों और सच्चे दिल की वजह से वह अपनी प्रजा का प्यारा राजा बन गया। प्यारे दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, रोमांचक, जादुई और पुरानी काल्पनिक कहानियां पसंद हैं तो स्टोरी मग को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और रहस्यमयी, अद्भुत और दिमाग हिला देने वाली कहानी में हर मंगलवार और शुक्रवार शाम 7 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ही ख्याल रखें। खुश रहें। राधे राधे।